हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की, जो हमने टॉपिक वाइज भी कवर किया है। उसकी वीडियो अलग चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही हम सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसका पहला टॉपिक है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी, उत्तर भारत राजपूत काल, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर पहला है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में तो राजपूत काल। 712 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक में हम राजपूत काल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जिस समय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ का शासक था दाहिर, जो ब्राह्मण वंश का राजा था, ठीक है। और इसे ही पराजित करके सिंध पर अधिकार किया था जिसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो यह जो कर किसे नहीं देना होता था? यह नहीं देना होता था ब्राह्मणों को, विधवाओं को और विकलांगों को, ठीक है। इन तीनों को ही मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से मुक्त रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी एवं प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो यह किस ग्रंथ से हमें पता चलता है इसके बारे में? पृथ्वीराज रासो से, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवद दाई के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो इस नगर की स्थापना की गई थी तोमरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो आप सब जानते हैं विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो किया था अरबों ने, और अरब का ही एक सेनापति हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने सर्वप्रथम सिंध पर अधिकार किया था दाहिर को पराजित करके। दाहिर ब्राह्मण वंश का राजा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रवद दाई के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कराएं, यानी ये शासक हैं और इधर इनकी राजधानी है। तो प्रतिहार या परिहार वंश के शासकों की राजधानी थी कन्नौज में। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी थी खजुराहो में। और परमार या पवार वंश के शासकों की राजधानी थी धार। और चालुक्य सोलंकी शासकों की जो राजधानी थी वो थी अनहिल बाड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर मंदिर लिंगराज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है यह स्थित है आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जो खजुराहो के जो मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था चंदेल राजपूतों के द्वारा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है यह?
जो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आप सब जानते हैं जिस समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक था भीमदेव फर्स्ट या भीम प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा जो पुस्तक है यह लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ब्लैक पगोड़ा है कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 18। ये राजवंश है और उनकी राजधानी के बारे में हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो चौहान या चाहमान वंश की राजधानी थी उसकी राजधानी थी अजमेर में। ठीक है, और गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी थी कन्नौज में। गुहिलोत या सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़ में। और कलचुरी या हेहे वंश की राजधानी थी त्रिपुरी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है राजवंश और राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसे सम्मिलित करना है। चौहान वंश का जो राज्य क्षेत्र था वह था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार वंश ने जो राज्य किया वह किया था कन्नौज पर। परमार वंश का राज्य क्षेत्र था मालवा। और चौलुक्य या सोलंकी राजवंश का राज्य क्षेत्र था काठियावाड़। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 21। राजवंश है इसमें भी और इसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो चंदेल राजवंश का राज्य क्षेत्र था जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। कलचुरी राजवंश का राज्य क्षेत्र था चेदी। गढ़वाल या राठौर वंश का राज्य क्षेत्र था कन्नौज। और गुहिलोत राजवंश का राज्य क्षेत्र था मेवाड़, यानी इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है चौहान राजवंश है इसमें वो संस्थापक हैं। तो चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सियक सेकंड श्रीहर्ष। ठीक है, नहीं सॉरी, चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। परमार वंश का संस्थापक था सियक सेकंड श्रीहर्ष। चौलुक्य सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो था मूलराज फर्स्ट। और चंदेल राजवंश का संस्थापक था नन्नुक चंदेल। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश है और उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक चंदेल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, कलचुरी राजवंश का संस्थापक था कोक्कल फर्स्ट, ये भी सही है। गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव, यह भी सही है। लेकिन इसमें सही नहीं है, राष्ट्रकूट का संस्थापक विजयालय नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 24। हरिकेली नाटक का रचयिता है। तो हरिकेली जो नाटक लिखा गया है वह लिखा गया है चौहान शासक विग्रहराज फोर्ट के या बीसल देव के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 25। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? ठीक है, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था। ठीक है, कहाँ पर बनवाया गया था? अजमेर में। और इसी पे ही किस नाटक के कुछ अंश हैं जो 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो कौन सा नाटक है वो जिसके अंश अंकित है? हरिकेली। ये और हरिकेली किसके द्वारा लिखा गया है? चौहान शासक विजयराज फोर्थ या बीसल देव के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 26। रानी पद्मावती या पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभियान जब किया था तो तब की है ये। इसमें इसका जो रानी पद्मावती के पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है 27। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ही इस केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो आप जानते हैं कौन से मंदिर में है? कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? वो प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे या किसकी सभा में रहते थे? तो ये किसकी सभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन के, जिसे एक नया संवत चलाने का यश भी प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर है 31। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसके द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था? धर्मपाल के द्वारा, जिसने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में से निर्मित है? तो ये जो मंदिर है ये नागर शैली से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तीनों ही कन्नौज पर आधिपत्य अधिकार स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर की हत्या करके सिंध पर अधिकार किया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है आप सब जानते हैं कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे, या जो पुरी में स्थित है कोणार्क का जो सूर्यदेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह फर्स्ट के द्वारा, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा, प्रथम के द्वारा। ठीक है। अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल जो थे, अजयपाल ये अजमेर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? आप सब जानते हैं समुद्रगुप्त को भी हम कविराज के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज एवं मुंज, इनमें से कौन कविराज के नाम से प्रसिद्ध था? तो इनमें से भोज परमार यह भी कविराज के नाम से विख्यात था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 39। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रची गई हैं? तो समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वसव, ये चारों ही पुस्तक भोज परमार के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। समरांगण सूत्रधार का विषय है जो किसके द्वारा लिखी गई है? भोज परमार के द्वारा लिखी गई है और इसका विषय है स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 40। उसकी मृत्यु से धरानगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अर्धधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ये जो उक्ति है ये संबंधित है भोज परमार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो कौन से शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? वह था जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, दोनों ही, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 43। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो आप सब ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले जो पराजित किया था वो क्या था? भीम शेखर ने, क्योंकि जिस समय मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, उस समय
वहाँ का शासक था भीम प्रथम या मुलाज फर्स्ट, और जिस समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था भीम सेकिन या मुलाज सेकिन। और इसी मुलाज सेकिन ने या भीम सेकिन ने मोहम्मद गोरी को राजस्थान के माउंट आबू में हराया था। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था, तो भीम सेकिन या मुलाज सेकिन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो कालिंजर के जो अजय दुर्ग था उसका निर्माण करवाया था धंगदेव ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो कौन सा संवत है, त्रैकुटक संवत। अगला क्वेश्चन है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी, किसके द्वारा की गई थी, गोविंद चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ, तो आप सब जानते हैं चंदावर का युद्ध जो है यह जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निषेध चरित व खंडखाड़ के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे, तो ये जो थे ये राजकवि थे जयचंद्र के। अब निम्न क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो अभी पीछे भी आया लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर है 50, सुमेलित करना है ग्रंथकार और ग्रंथ, यानी कौन सा ग्रंथ कौन से ग्रंथकार का है। तो कलहड़ के द्वारा जो लिखी गई है वह लिखी गई है राज तरंगिणी, बिलहड़ के द्वारा लिखी गई है विक्रमांग देव चरित्र, जयनक के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, और सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रह राज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 51, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो अभी पीछे भी यह क्वेश्चन आया था। कन्नौज के स्वामित्व या कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ही पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो की गई थी वो की गई थी वत्सराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 8वीं सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, तो त्रिपक्षीय राजवंश का जो आरंभ किया था वो किया गया था प्रतिहार राजवंश ने, यानी वत्सराज ने जो प्रतिहार राजवंश का इस राजा था, और अंत भी किसने किया था, प्रतिहारों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, तो ये कौन थे, ये थे आपके राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था, आप सब जानते हैं पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला क्वेश्चन है पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी थी वो थी मुदतगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 59, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 60 है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की, तो आदिवराह की जो उपाधि धारण की गई थी वो की गई थी मिहिर भोज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 61, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था अल मसूदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 62, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, तो ये दिया गया था लक्ष्मण के द्वारा, नागभट्ट सेकंड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिहार स्वयं को काबरसंज बांधते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे,
तो पृथ्वीराज जो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? तो किसे कहा गया था? धर्मपाल को ही गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था। क्वेश्चन नंबर है 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो किसे कहकर किया था? पाल वंश को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे। तो दायभाग के जो रचयिता थे वे थे जीमूत वाहन। क्वेश्चन नंबर है 68, रामचरित की रचना किसने की थी? तो आप सब जानते हैं रामचरित्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी संध्याकर नंदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 69, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, या पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में कौन सा वंश आया? तो कौन सा वंश आया था पाल वंश के बाद में? सेन वंश। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 71 है किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो ये आरंभ किया गया था बलाल सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी बलाल सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये जो राजकुमारी थी ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो उल्लेख मिलता है हमें ये मिलता है ओशनम स्मृति में। अगला क्वेश्चन है 75, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो नागरशैली थी यह उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक थी। बेसर शैली ये विंध्य से कृष्णा तक थी। और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक थी। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह जो उक्ति कही गई है या कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलबरूनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें मंदिर है उनके निर्माता से उनका मिलान करना है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो स्थित है पुरी उड़ीसा में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंत वर्मा चोटगंग पूर्वी गंग नरेश के द्वारा। अगला है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर कोणार्क, इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार की जो उज्जैनी शाखा थी उसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो खजुराहो के जो मंदिरों का संबंध है वो संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय, यानी तीनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो मिलता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो इसका संस्थापक था गोपाल, इसने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कलहड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कलहड़ की
के द्वारा जो रचित है राज तरंगिणी, उसमें कितने कितने तर्क हैं? उसमें तर्क हैं 8। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मंदिर है उसके निर्माता के बारे में। चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर खजुराहो, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था यशोवर्मा के द्वारा। ठीक है। अगला ऑप्शन है कंधारिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था धंग के द्वारा, जिसमें नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति भी है। ठीक है। बिमल बसही मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसका निर्माण किया गया था बिमल शाह बेश्य के द्वारा। अगला है लोनब सही देवरानी जिठानी मंदिर या जो आबू दिलवाड़ा में है, इसका निर्माण किया गया था तेजपाल व वस्तुपाल के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें भी सुमेलित करना है कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो इसमें मछेंद्रनाथ का जो मंदिर है यह स्थित है अमरकटक में। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है और चौमुख मंदिर पालिताना में है। ठीक है। अगला टॉपिक है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी, दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो जिसने ऐहोल प्रशस्ति लिखी है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? वो दरबारी कवि था पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है। अगला है इसमें राज्य राजवंश है और उसकी राजधानी की को मिलान करना है। तो इसमें प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा, ये जो राजवंश था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी थी बातापी बादामिया कर्नाटक में। ठीक है। पूर्वी चालुक्य इनकी राजधानी थी बेगी आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सुमेलित कीजिए, इधर राज्य हैं उधर संस्थापक हैं। ठीक है। तो बातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य इसका संस्थापक था पुलकेशिन फर्स्ट। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य इसके संस्थापक था कुंज या विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य इसका संस्थापक था तेलप सेकंड। और कांची के पल्लव इसका संस्थापक था सिंह विष्णु। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह है पुलकेशिन फर्स्ट को। पुलकेशिन फर्स्ट ने ही बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया था और बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो वो क्या था? पुलकेशिन सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो यह जो आरंभ किया गया था यह किया गया था पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा या बातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये उपाधि धारण की गई थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ये किसके बारे में कहा गया है? यह कहा गया है विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो श्रीलंका पर जिसने विजय प्राप्त की थी वह चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा।
इन्होंने ही पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था राजराजा फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि इसने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वह थी तंजौर। क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो किसने जीता था? चोलों ने। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वह करवाया गया था चालुक्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ से मिला है? महाबलीपुरम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की जो राजधानी थी उसका नाम था द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। क्वेश्चन नंबर है 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। क्वेश्चन नंबर है 22, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने जो संरक्षण प्रदान किया था वो क्या था? शैव धर्म को। क्वेश्चन नंबर है 23, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? यो सर्वोच्चता स्थापित की गई थी राजराजा फर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूति मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऐहोल का जो लाड़ खा मंदिर है वह समर्पित है सूर्य देवता को। क्वेश्चन नंबर है 26, पापनाथ का मंदिर पत्तलकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था इसका निर्माण किया गया था वातापी के चालुक्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो इस नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? महेंद्र वर्मन सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर है 29, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये जो आरंभ हुआ था ये हुआ था पल्लव राजवंश के समय में। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंदिर निर्माण शैली है और इसमें प्रतिपादक हैं, इसमें सुमेलित करना है। महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन फर्स्ट था इसका प्रतिपादक, और मालमल शैली इसका प्रतिपादक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। राजसिंह शैली इसका प्रतिपादक था नरसिंह वर्मन सेकंड, और अपराजित शैली इसका प्रतिपादक था नंदी वर्मन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 31। अगला क्वेश्चन है, मामूलपुरम किसका शरणार्थी है? तो ये जो मामूलपुरम है यह शरणार्थी है महाबलीपुरम का, या महाबलीपुरम को ही मामलपुर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो कौन सा शासक था जिसके पास एक शक्तिशाली सेना थी? वह था चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला क्वेश्चन है
भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चिदम्बरम में। क्वेश्चन नंबर है 34, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को जो उखाड़ फेंका गया था वो उखाड़ फेंका गया था तेलप सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थायी स्वशासन में। क्वेश्चन नंबर 36 है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया। तो एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी के बीच बनाया गया था? ये बनाया गया था 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 37 है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है कौन सी गुफा में स्थित है? तो ये मूर्ति इफा स्थित है एलिफेंटा की गुफा में। अगला क्वेश्चन है हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो ये था नरसिंहवर्मन फर्स्ट महामल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रधान है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित करना है राष्ट्र प्रांत। तो इसमें जो राष्ट्र प्रांत है तो राष्ट्र प्रांत जो है इसमें ये होता है राष्ट्रिक और विषय जिला इसका प्रधान होता था विषयिक, कोट्टम या तालुका इसका प्रधान होता था देशाधिकृत और ग्राम का प्रधान होता था ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आलबारो वैष्णव संतों एवं नायनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो किसके समय में आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था पल्लव राजवंश के समय में। अगला क्वेश्चन है महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो किसने अनुवाद किया था महाभारत का भारत बेड़वा के नाम से अनुवाद किया था? पेरुन देवनार ने। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो यो कराया गया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट महामल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कौन से मंदिर को कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यानी जिस समय राजेंद्र चोल ने बंगाल का अभियान किया था उस समय बंगाल का शासक हुआ करता था महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो किसने शरण दी थी? राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर है 46, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो योग किया गया था राजेंद्र थर्ड या कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य 6 ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 48, विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिलहड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो ये शासक थे विक्रमादित्य 6 के। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है इसकी विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्वेश्चन नंबर 50 है पल्लवों की राजभाषा थी
तो पल्लवों की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो यूँ मिलता है हमारा कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। क्वेश्चन नंबर है 52। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो ये मिले हैं हमारे कर्नाटक राज्य में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ऐसा किसके शासनकाल में हुआ करता था? ऐसा हुआ करता था चोल शासक के शासनकाल में। दक्षिणी भारत का तोकोलम का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 55। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफा का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 56। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम कहलाता है, इससे तात्पर्य है हमारा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम जो होता था ये द्रविड़ शैली के मंदिरों में, इसका तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्वेश्चन नंबर 57 है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों तीनों से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 58। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल शासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 59। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य था वह फैला हुआ था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। क्वेश्चन नंबर 60 है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो चोल शासकों ने जो प्रतिमाएं बनाई थी उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध या विख्यात कौन सी थी? वो थी नटराज, शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला क्वेश्चन है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? आप सब जानते हैं चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर है 62। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी कृष्णथल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बेसिन यात्री मार्को पोलो 1288-1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। यानी जिस समय वेनिस का यात्री मार्को पोलो पांड्य राज्य के भ्रमण के लिए आया था उस समय वहाँ का शासक या राजा कौन था? तो उस समय वहाँ का राजा था मांडवर्मन कुलशेखर। अगला क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। किसने? अगला क्वेश्चन है किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई या बनाया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? अमोघवर्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो ये किसके द्वारा करी गई थी? अमोघवर्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 67। राष्ट्रकूट कला में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। तो प्रांत का जो प्रधान कहलाता था वह कहलाता था राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो किस राजवंश का काल माना जाता है कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल? राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो इसके त्रिरत्न में जो शामिल नहीं था वह नहीं था शायण। अगला क्वेश्चन है 70। इसमें ग्रंथकार और ग्रंथ है
तो इसमें जो ग्रंथकार हैं पंप, इन्होंने जो रचना की है वो की है आदि पुराण ग्रंथ की। पूर्ण ने शांति पुराण की है। रन ने अजित पुराण की रचना की है। और सक्कटायन ने अमोघ प्रति की रचना की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 71। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो राष्ट्रकूटकालीन जो स्थापत्य कला के नमूने कहाँ कहाँ मिलते हैं? एलोरा एलिफेंटा। देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं। ये मिलते हैं हमारे एलोरा और एलिफेंटा दोनों में, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो ये सब जो मिलते हैं ये मिलते हैं एलोरा गुफा में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो ये गुफाएं कौन सी हैं? ये गुफाएं हैं एलिफेंटा की गुफाएं, जो बम्बई से 6 मील दूरी पर धारापुरी या धारानगरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल जो स्मारक है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हेलीबिड और बेल्लूर में। अगला क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो चोलों के द्वारा जो किया गया था वो बेगी के चालुक्य के द्वारा घनिष्ठ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 78। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ये डाली गई थी विजय आर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79। सुगंध व्रत करों को हटाने वाला की उपाधि की चोल शासक ने धारण की थी? तो ये किसके द्वारा धारण की गई थी? राजेंद्र थर्ड या कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम है, ये मिलान करना है। इसमें है पेरियर पुराणम, यो लिखा गया है सेक्किलकार के द्वारा। और वीर सोलियम यो लिखा गया है बुद्ध मित्र के द्वारा। और कलिंग तो प्रणीय ये लिखा गया है जयगोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 81। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाई थी, वो किसने बनाई गई थी? वो विजय आर्य के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये जो विजयालय था ये पहले किसका सामंत हुआ करता था? ये सामंत हुआ करता था पल्लव का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 846 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चिदम्बरम का जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था भ्रांतक प्रथम के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर है 85। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका राजा फर्स्ट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पच्चम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? ऐसा किया गया था राजा फर्स्ट के द्वारा या प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87।
राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इसकी जो प्रांत की राजधानी नई राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी पोलारुआ को। क्वेश्चन नंबर 88 है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो ये जो इस गठन का श्रेय किसको जाता है? राजा प्रथम को। क्वेश्चन नंबर है 89, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया? तो किसके द्वारा किया गया था? राजा फर्स्ट के द्वारा। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था राजा फर्स्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 91, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका को विजय को पूर्ण किया? तो किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 92, किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? बसाया गया था, ये बनाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो यह भ्रम किसके द्वारा तोड़ा गया था? यह तोड़ा गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था कुलोत्तुंग चोल प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 96, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो पेरुंद्रम ये उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, सिरुतरम ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, और ओले नायकम ये मुख्य सचिव हुआ करते थे, और विद्याधिकारी ये प्रेषण लिपिक हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इसमें चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, तो मंडलम जो संबंधित है वो है प्रांत से संबंधित, और बलनाडु या कोट्टम ये कमिश्नरी से संबंधित है, नाडु ये जिला से संबंधित है, और कुर्रम ग्राम समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, इसमें भी सम्मिलित करना है। उरार जो उरार हुआ करता था यह उर ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा को कहा जाता था। सभा महासभा या पेरुगरी यह चरतु वृद्धागमलम ग्राम्य ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा कहलाती थी, और नगरम नगर के व्यापारियों की सभा कहलाती थी, और पुग यह शिल्पियों की सभा कहलाती थी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो महासभा की जो कार्यकारिणी समिति थी उसे कहा जाता था बरियम। क्वेश्चन नंबर 100 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख जिसमें हमें जानकारी मिलती है? उत्तरा मेरूर से। चोल काल में कडिमे का अर्थ था, तो चोल काल में जो कडिमे था इसका अर्थ हुआ करता था भूराजस्व या लगान। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। तो चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था, वो हुआ था हमारा किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को उपाधि दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि की। क्वेश्चन नंबर 104, परया का अर्थ है
तो परह का जो अर्थ होता है वो होता है अछूत। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो चोल काल में सोने के सिक्कों को जाना जाता था कुलुंजू के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, लोक महादेवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 108, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे। जिन्होंने चीन में व्यापारिक दूध भेजा था वह कौन थे। वे थे राजराज फर्स्ट ने भेजा था, राजेंद्र प्रथम ने भेजा था और कुतलुग चोल फर्स्ट ने भी भेजा था, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 109, नाना देशी निगम क्या था। तो ये नाना देशी निगम जो था ये था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम जो कहलाता था वो कहलाता था नाना देशी निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है। उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। यह किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है चोल स्थापत्य कला के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, यह मंदिर समर्पित है शिव को। क्वेश्चन नंबर है 112, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। यह किसके समय में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के समय में। अगला क्वेश्चन है, चोलकालीन तमिल के तीर्थन में शामिल नहीं है। तो ये कौन सा शामिल नहीं है इसमें, जय गोंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ग्रंथकार और ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। कुंभन या कंबन, यह जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है रामायणम या रामावतारम। कुट्टन या ओक्टुकुट्टन इनके द्वारा लिखा गया है पिल्लई तमिल। ठीक है, और पुंगलेंदी इनके द्वारा लिखा गया है नल बेम्बा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, किसने ऋग्वेद दीपिका ऋग्वेद पट्टिका की रचना की है। तो ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई है वेंकट माधव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इसमें सम्मिलित करना है राज्य राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो काकतीय जो राजवंश का राज्य क्षेत्र था वह था वारंगल आंध्र प्रदेश में, और यादव राजवंश का राज्य क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र में, होयसल राजवंश का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक में, और सिलाहा राजवंश का राज्य क्षेत्र था कोंकण महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, इसमें भी राजवंश और उनके वास्तविक संस्थापक के बारे में बताना है। ठीक है, तो काकतीय राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था प्रोलराज सेकंड। यादव राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था भिल्लम पंचम, और होयसल राजवंश का संस्थापक था वह था विट्ठल देव विष्णुवर्धन। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118, रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो रुद्रामा किस राजवंश की प्रथम महिला शासक थी, यह थी काकतीय राजवंश की प्रथम महिला शासक। अब क्वेश्चन नंबर है 119, प्रसिद्ध चोल शासक राजा फर्स्ट का मूल नाम था। तो इनका मूल नाम था अरिमोली-वर्मन। क्वेश्चन नंबर 120, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो यह कौन था, कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, अगला टॉपिक है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी, और इसमें पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो वह कौन था, महमूद गजनवी, जिसे बगदाद के खलीफाओं ने यह उपाधि दी थी।
महमूद गजनबी को ही बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान और गाजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आपसे जानते हैं कौन सा था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो इसने 1025 1026 ईस्वी में किया था। ठीक है, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और जिस समय इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट या मूलराज प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था वह था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल हिंद के द्वारा हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा हुआ करती थी फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा जो नगर की स्थापना की गई थी वो की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो आपसे जानते हैं कौन था वह? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 8, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया था। और इसने यह मस्जिद का निर्माण अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर किया था या नाम से किया था। ठीक है, उनकी स्मृति में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो आप सब जानते हैं तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। कहाँ पर? कड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप सब जानते हैं रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद और गुलाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसे छोड़कर गया था? आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके द्वारा ही स्थापना की गई थी गुलाम वंश की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहते हैं गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का देवता। किसके लिए कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह किसके द्वारा किसके बारे में बताया गया है या किसको बताया गया है? यह बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर है 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम जो था ये भूमि किसे दिया जाता था? यह दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो कौन थी एकमात्र महिला शासक? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो आप सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ही अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर है 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता था यह मोरक्को से आया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण करा था वो किसने करा था? मोहम्मद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो आप जानते हैं महमूद गजनबी को ही हम मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनबी ने यामीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उद मिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षण, दोनों की उपाधि ही धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था तो किस राज्य के विरुद्ध किया था? वह क्या था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंश के विरुद्ध। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वह थी कहाँ पर? उदभांडपुर या ओहिंद बेहिंद में। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था भारत में वह हुआ था जाटों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? आप सब जानते हैं जयपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो महमूद गजनबी यामीनी वंश का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद गजनबी के साथ जो आए थे वे आए थे किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख यामिनी का लेखक उतबी, तारीख सुबुतकीन का लेखक बेहाकी। ये तीनों ही इतिहासकार महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी यह नहीं आया था, यह महमूद गजनबी का दरबारी का भी हुआ करता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 31, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो कौन सा शहर था तो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में जो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है किसे? मोहम्मद गौरी को, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की, मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर है 34, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तदारी प्रथा जो चलाई गई थी वह चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, और इसने ही चलाया था दल चालीसा। ठीक है। दल चालीसा की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर है 35, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श की उपाधि से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में लाखों का दान किया था, इसलिए लाहौर की जनता ने खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में
जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह होता था कौन? खान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 37। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम व दामाद हुआ करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, जबकि इसकी नींव किसने रखवाई थी या इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब का जो हिंदूशाही राजवंश था उसको स्थापित किया गया था कलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वह रोमन सम्राट अंगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। क्वेश्चन नंबर है 42। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो है यह महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये एक सूफी संत थे। ठीक है। और मलिक काफूर आप सब जानते हैं मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम पे राशन की शुरुआत की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका था किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है? संबंधित है तो इसमें कौन सा है? इल्तुतमिश। ठीक है। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये मुगल काल से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर है 45। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत? यह आया था भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर है 46। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। अगला क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला जो सुल्तान था वह था मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर है 48। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 50। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये जो इसका विरोध किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 51। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें किन विषयों की समीक्षा की गई है? इनमें की गई है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, इनमें से सभी की। क्वेश्चन नंबर है 52। अलबरूनी का पूरा नाम था? तो अलबरूनी का जो पूरा नाम था वह था अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 43। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? ए और बी दोनों, यानी धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढोल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। क्वेश्चन नंबर है 54। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी का जो है उसे भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, जो अलबरूनी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर है 55। बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो बेहिंद का जो युद्ध था यह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यह भी एकदम सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो कौन था जो शाहरुख के अधिराज्य में आया था? वह था खिरज खां, सैयद वंश का संस्थापक था। अब क्वेश्चन नंबर है 59, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नामक, या जिसकी पेन कलम का नेम गुलरुखी था, उसका जो कविता लिखता था गुलरुखी नाम से, वह था कौन? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ठीक है। इल्तुतमिश ने वंशागत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजा को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, एकदम सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजा सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, यह भी सही है। उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायाब ममलकित के पद पर नियुक्त किया, यह भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, यह एकदम गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर है 61, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने दल चालीसा चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, एकदम सही है, क्योंकि जो प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, दल चालीसा या चहलगानी, उसका अंत किसने किया था? बलबन ने। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्ती नीति चलाई थी, यह भी एकदम सही है। लौह एवं रक्ती नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा। और उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, यह भी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? यानी दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने, ठीक है। तो इसमें है, सबसे पहले शासन किया गुलाम वंश ने, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में आया तुगलक वंश, और उसके बाद में सैयद, और सबसे बाद में लोधी वंश, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 63, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्र सत्ता में अधीन हो गया था, यही सही है, ये इसके युद्ध का परिणाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर है 64, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तुर्कों द्वारा राजपूतों को जो पराजित किया गया उसके कौन कौन से कारण थे, वे हमें बताने हैं। तो उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, यह भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति, यह भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले गुलाम वंश में जो है वो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बैठा आराम शाह, उसके बाद में आया इल्तुतमिश, और उसके बाद में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी, यानी कि ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1423। क्वेश्चन नंबर है 66, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ कर हैं
तो इसमें है सबसे पहले हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था क्या? खराज कर। खराज कर जो हुआ करता था वो हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुमस कर कहलाता था। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर कहलाता था उर्स कर। और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर कहलाता था ज़कात कर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 68। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी क्रूर एवं निर्कुंज शासक था, सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत, यह भी सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, यह भी एकदम सही है कि दौलत खान ने काबुल के शासक जो बाबर था, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, यह गलत है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 69। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, एकदम सही है। बे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, यह भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरे के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये चार ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 70। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्लभ प्रशासन, एकदम सही है। तैमूर का आक्रमण, यह भी सही है। बार बार तैमूर का आक्रमण, यह भी सही है। और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, यह भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, नहीं यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 71। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो आप जानते हैं महमूद गजनवी जो प्रथम तुर्क था, और दूसरा तुर्क कौन था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो जिस समय मोहम्मद गोरी भारत आया था आक्रमण करने, उस समय जो वंश चल रहा था या वो था संसवानी वंश, या मोहम्मद गोरी संसवानी वंश का था। क्वेश्चन नंबर है 73। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को जो हम जानते हैं एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है इनमें से सभी, यानी मोइजुद्दीन के नाम से जानते हैं, शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र के नाम से जानते हैं, और मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये जो इसने किया था, ये किया था मुल्तान करमाथी शासकों पर, मुल्तान पर किया था इसने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भारत का जो प्रथम शासक था वह था सोलंकी शासक भीमसेन, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, यानी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा या तावर हिंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो मोहम्मद गोरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वह था तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में ही जो 1192 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। अब क्वेश्चन नंबर है 79। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का जो है अंतिम आक्रमण यह हुआ था पंजाब के खोखर के साथ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? यह कथन है B.A. स्मिथ का। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो कौन सा था वह था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 83। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना देवगिरी अभियान किया था या देवगिरी मिशन किया था, उस समय जो देवगिरी का शासक था वह था रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर है 84। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी था वह था कौन? चौधरी। क्वेश्चन नंबर है 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में कौन से वंश का राज स्थापित हुआ था? वह हुआ था सैयद वंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वह था फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर है 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार जो देने का काम किया था वो किया था फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर है 89। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह भी किसके द्वारा किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसके विनाश का कारण कौन थे? मुसलमान। क्वेश्चन नंबर है 91। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी जो लिखी गई थी वह लिखी गई थी मिनहाजुज सिराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 92। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था वह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो आप सब जानते हैं किसकी हुई थी? जफर खां की। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? यानी इसमें से कौन कौन से ऐसे कर हैं जो भूमि पर लगते थे? तो इनमें से कौन कौन से हैं? खराज, उस्र और मुक्तई कर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 96। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको किया था प्रथम अख्ता प्रदान? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम और दामाद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर है 98।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो कौन सा सुल्तान था जिसके समय में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? वह था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर है 99। सल्तनत काल के सिक्के टका, संसगनी एवं जितल किन धातुओं के बने हुआ करते थे? तो ये जो सिक्के थे ये हुआ करते थे, जो टका था वह चांदी का हुआ करता था, और संसगनी यह भी चांदी का हुआ करता था, और जितल हुआ करता था तांबे का। ठीक है। और टका एवं जितल दोनों जो सिक्के थे ये चलवाए किसके द्वारा गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो विभाग बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 101। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आप सब जानते हैं किसके विकास में निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था भारत में वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। तैमूरलंग समरकंद तुर्की में शासन किया करता था और यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोड से करें। यानी कि सल्तनत काल में जो प्रमुख मुद्रा चलती थी वे इनमें से कौन कौन सी थी? तो अभी हमने पढ़ा तांबे का जितल और चांदी का टंका, ये किसके द्वारा चलवाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर है 104। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किया था वो किया गया था किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। और पोलो खेलते ही आप सब जानते हैं पोलो खेलते ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर है 105। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? यानी एक तरफ तो संस्कृत की मुद्रा लिखवा दी और वो सिक्का हुआ करता था किसका? चांदी का। ठीक है। तो ऐसे सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे या किसने चलवाए थे ऐसे सिक्के? तो ऐसे सिक्के दोस्तों चलवाए गए थे महमूद गजनवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 106। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलक या गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है 107। जवाबित थे। जवाबित कौन थे दोस्तों? जवाबित थे राज्य कानून को ही जवाबित कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर है 108। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ठीक है। तो यह कौन से राजवंश के अंतर्गत हुआ था? यह हुआ था हमारा तुगलक राजवंश के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है 109। कथन और कारण दिए हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें से कौन कौन से क्या सही है? इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर है 110। लेखक और पुस्तक दी गई हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, जो लिखी गई है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। हसन निजामी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, वह लिखी गई है ताजुल मासिर। और आपका जो है मिनहाज उज सिराज, इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह लिखी गई है तबकात ए नासिरी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 111। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? यानी तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसमें रत्ती है, तोला है, मौसा है या द्रोण है? तो इनमें से सबसे छोटी इकाई है रत्ती या रत्तिका, जिसे संस्कृत में हम रत्तिका कहते हैं। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था आपके इब्न बतूता के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर है 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन नंबर है 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है? तो यह किसके बारे में कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध है पागल सुल्तान के नाम से। लेकिन ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान सुल्तान था, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि यह बहुत विद्वान था और इसकी जो जनता थी वह इतना पढ़ा लिखा नहीं थी और यह काफ़ी पढ़ा लिखा था, और इसीलिए इसकी और इसकी जनता की आपस में नहीं बनती थी। ठीक है, और इसे एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 106, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। तो दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम बलबन, आप सब जानते हैं क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर है 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया? वह था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर है 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दिल्ली में ऐसा कौन सा है? दिल्ली में है ऐसा हुमायूं का मकबरा, जिसमें भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है या इसमें यूज किया गया है, भारतीय और फारसी शैली का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात या दान विभाग स्थापित किया था, वह था किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 120, ठीक है, या 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह किसे माना गया है? यह माना गया है आपका सितार को। अब क्वेश्चन नंबर है 121, नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे। तो यह दोनों शैली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वह था मंगोल आक्रमण का वह था, यानी उनके जो शासनकाल में मंगोल आक्रमण होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुतवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्कों पर भी खलीफा का नायाब खुतवाया था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उल सलातीन की जो उपाधि धारण की करी गई थी वह करी गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो ऐसा किसके बारे में कहा जाता था? ऐसा कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिमताई सेकंड की संज्ञा दी थी? तो किसे दी थी हातिमताई सेकंड की संज्ञा? हातिमताई सेकंड की संज्ञा दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था?
आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का जो अभिशाप अपने को कहता था वह कहता था कौन? चंगेज खां, जो बहुत ही क्रूर शासक था। और कहाँ शासक किया करता था? समरकंद तुर्की में। नहीं सॉरी, ये चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो समरकंद तुर्की में शासन किया करता था वह तो तैमूर लंग था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो यह पत्र किसे प्रदान किया गया था? इल्तुतमिश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ऐसा सुल्तान कौन था जिसने दोआब के महत्व क्षेत्र को समझा था? इल्तुतमिश था। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इनमें कौन सा सही है? बहलोल, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि लोदी वंश जो था ये पहला अफगान वंश था और इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 133। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो तुगलक वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बदगान स्थापित किया था। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर है 135। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत लोग मर गए थे। ये भी एकदम सही है। तो इसमें दोनों क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्योंकि दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब क्वेश्चन नंबर है 137। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही रूप में सुमेलित है? इसमें है आपका दीवान बंदगान, तुगलक वंश में था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 138। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो सल्तनत काल में जो फवाजिल होता था इसका अर्थ होता था क्या? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को ही क्या कहा जाता था? फवाजिल। अब क्वेश्चन नंबर है 139। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो दिल्ली का सुल्तान जो जिसने भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था कौन था वह? ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह था फिरोज शाह तुगलक। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 140। कथन और कारण दिए गए हैं। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है। और दूसरा है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 141। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी या कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी किसने? बलबन ने, जिसने लोहा एवं रक्त की नीति भी चलाई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 142। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो किसने नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा
तो सुल्तानगढ़ दिल्ली में है, का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, या इल्तुतमिश ने कहाँ पर अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया था? तो कहाँ पर बनवाया था ये बनवाया था नागपुर या जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा का गठन किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा ही दल चालीसा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो कौन था? इमामुद्दीन रेहान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी दल चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना। दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 149, किसने राजदरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाइबोस पाम को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो आप सब जानते हैं ये प्रथा किसके द्वारा चलवाई गई थी? यह प्रथा चलवाई गई थी भैया आपकी बलबन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 150। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो किसका दावा क्या है? अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए इसने अपर सियाब का वंशज होने का दावा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 151। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किसी से संबंधित है? यह किसके बारे में यह कहा गया है? बलबन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 152। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह सही है। दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, यह भी सही है। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नम मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुर नामक बस्ती बसाना, यह भी एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 154। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? यानी कि जब प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था, उस समय सुल्तान कौन था? ठीक है, तो उस समय सुल्तान था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर है 155। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह किस सुल्तान को है? यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। क्वेश्चन नंबर है 156। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर है 156। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली कुरसास। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया था, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? किसे खरीदा गया था? मलिक काफूर को, जिसे हजार दिनारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे हजार दिनार में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन है
अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, तो इसमें क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। क्वेश्चन नंबर 160, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो किसे रखा था? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो यह हीरा मलिक काफूर को किससे मिला था? यह मिला था प्रतापरुद्र देव से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? किसके कहने पर त्याग दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो किसके द्वारा किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 165 क्वेश्चन नंबर, कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो यह हुलिया दाग प्रथा किसके द्वारा अपनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने सैनिकों को भोनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो नगद वेतन भी देना शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो यह भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें भूमि अनुदानों की संपत्ति सही है। मुकदमों खुतोब चौधरियों के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवान मुस्तकरार की स्थापना ये भी सही है। बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश करना, सकल उत्पाद का 50% खराज भूराजस्व निर्धारित, जकात जजिया खुगस गनीमा की नई दर निर्धारित, यह भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 170। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सरा ए अदल जो था यह किसका बाजार था? यह बाजार हुआ करता था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। क्वेश्चन नंबर है 171, दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी का किला बनवाया था और 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारिक ए एहताल सुल्तान का तारिका नाम से राजा सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो किसकी हुई थी यह मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था वह था गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगला क्वेश्चन, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 176, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? तो किसने रखा था अपना नाम? अब्दुल मुजाहिद रखा था यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नवस्थापित राज्यों के संस्थापकों से सुमेलित कीजिए।
तो मदुरा या माबर यह जलालुद्दीन एहसान शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर हरिहर एवं बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और वारंगल कन्हैया के द्वारा स्थापित किया गया था। बहमनी राज्य हसन गंग के द्वारा बसाया गया था। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 178, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ठट्टा नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर है 181, राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज के संरक्षण दिया था? तो राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज के संरक्षण दिया था? यह दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो यह भी किसके द्वारा लगाया गया था? यह लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 183, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजे है? भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो यह किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर है 186, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था यह एक खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर है 187, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? ये क्या था? सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी ने ही चलवाए थे देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के। क्वेश्चन नंबर है 189, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वह था हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन है 190, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। सही है। अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पंतजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। यह भी सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। यह भी सही है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। यह गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी से। अब क्वेश्चन नंबर है 191, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम था? तो चंगेज खां का मूल नाम था क्या? तैमूजिन। ठीक है।